नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है बेहद जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज खास तौर पर बात करेंगे कि 9 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, और ये चिट्ठी किस बारे में? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ ये चिट्ठी है। तो क्या कोशिश है, क्यों ये चिट्ठी लिखी गई है? साथ ही हम बात करेंगे कि यूपी में युवाओं को बम्पर अवसर मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान किया है 2 करोड़ से भी अधिक रोजगार का। साथ ही हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आर्थिक हालात तो बिगड़े हुए थे ही, राजनीतिक हालात भी बिगड़ रहे हैं वहां पर। और इसके साथ ही बात करेंगे कि 2 पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय और नागालैंड में कल नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी। तो क्या हैं पूर्वोत्तर के मुद्दे, किस आधार पर इस बार नई सरकार को लोगों ने चुना है, इन सब चीजों पर होगी बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। कोर्ट ने 20 मार्च तक भेजा जेल। 10 मार्च को अब होगी अगली सुनवाई। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर सीबीआई के छापे। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई। मामले में 15 मार्च को राबड़ी, लालू यादव और मीसा यादव की है पेशी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर फिर बोला हमला। कहा राहुल गांधी विवादों की बन गए हैं आंधी। साथ ही कहा राहुल ने विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का लिया ठेका। देश में इलाज को किफायती बनाना सरकार की प्राथमिकता। स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान से जुड़े पोस्ट बजट वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा भारत की विदेशों पर निर्भरता कम करने की सरकार की है पूरी कोशिश। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक और शूटर उस्मान को यूपी पुलिस ने आज तड़के किया ढेर। पुलिस ने उस्मान पर रखा था 50,000 रुपए का इनाम। उस्मान ने ही उमेश पाल और सिपाही पर चलाई थी पहली गोली। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान के बोलन में हुए एक ताजा आत्मघाती बम धमाके में 9 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर। दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में हुए इस धमाके में 15 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल। और उज्जैन के महाकाल मंदिर में शुरू हुआ रंगों का उत्सव। 40 क्विंटल फूलों से खेली गई होली। मथुरा, वृंदावन से लेकर काशी तक घरों और बाजारों में चढ़ा होली का खुमार। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की जबरदस्त मांग। ये थे इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बात करते हैं अपने एजेंडों पर, और आज का सबसे पहला एजेंडा जिस पर हम खास चर्चा करने वाले हैं, और ये चर्चा है कि क्या जरूरत पड़ी 9 विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखने की। भ्रष्टाचार के मामलों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ राजनीतिक दलों और नेताओं की सियासी गोलबंदी। इस बीच जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंची हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के परिवार सहित 16 व्यक्तियों को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में समन भेजा है। मामले में आरोपी इन सभी 16 व्यक्तियों को कोर्ट के सामने 15 मार्च को उपस्थित होना है। चारा घोटाला सहित अन्य मामले में लालू यादव अभी बेल पर हैं, लेकिन रेलवे घोटाले में उनके परिवार की जो संलिप्तता है वो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। 70 के दशक में भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी आंदोलन के जरिए सत्ता में आए थे लालू यादव, और अब खुद भ्रष्टाचार के दलदल में। वहीं अन्ना आंदोलन से जो पार्टी सत्ता में आई, आम आदमी पार्टी, उस पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। 2 मंत्री भी जेल में हैं। सवाल यह कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर सवाल उठाकर क्या राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त हो सकते हैं? शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 9 विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। गोलबंदी की कोशिश है। 9 विपक्षी पार्टियों ने एक मोर्चा बनाकर
केंद्रीय एजेंसियों की जांच के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सीबीआई और ईडी के रेड में भ्रष्टाचार के गुलाबी नोटों का पहाड़ हम सभी ने देखा है जो सामने आया है। लेकिन इन विपक्षी नेताओं और पार्टियों की जिद है कि उनके मंत्री तो कट्टर ईमानदार हैं, उनके मंत्री और नेता। कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में तो सीबीआई की कार्रवाई का समर्थन करती है, लेकिन जब वही कार्रवाई बिहार और महाराष्ट्र में हो तो कहती है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है। तो ये जो गोलबंदी है नेताओं की। और इस बीच एक अपडेट आपको दे दें कि मनीष सिसोदिया जो हैं उनको 20 मार्च तक के लिए अब जेल में ही रहना होगा और उसके बाद फिर उनके जमानत के मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर नेताओं का। तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है। तो ये अरविंद केजरीवाल की कोशिश कि किस तरह से इस मुद्दे पर ये जो कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस पर किस तरह से लोगों को अपने सामने, बाकी विपक्षी दलों को, नेताओं को अपने पक्ष में लिया जाए, यही कोशिश। इसी पर आज हमारी चर्चा है और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं खास मेहमान एडवोकेट सतीश लखेड़ा जी हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, साथ में डॉक्टर पीयूष जोशी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, और सलमान हैदर साहब हमारे संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं। मैं पहले सलमान हैदर साहब का रुख करता हूं, फिर अपने मेहमानों के पास आऊंगा। सलमान सर, आज पटना में सीबीआई पहुंची है राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री के घर, क्या कुछ अभी तक का अपडेट है? और इस मामले में जो ये रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का ये मामला है, अभी तक इस मामले में क्या अपडेट है सलमान सर? सलमान साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, जरा आप। हाँ लालचंद जी, अब आ गई, फिर से आप बोलिए। हाँ लालचंद, अभी आज सुबह जब ये हुआ कि सीबीआई की टीम 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी का राजकीय आवास है वहां पर पहुंची है और सीबीआई की टीम ने अनुमति दी बाकायदा, और अभी तक की जो खबर है पूछताछ अभी जारी है। और सीबीआई जाहिर है कि जो सबका अनुमान भी है और सीबीआई के सूत्रों ने भी बताया है कि ये नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला है, उसी से संबंधित ये पूछताछ है। तो अभी क्या निकल के आएगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन सीबीआई इस मामले में पूछताछ कर रही है। तेजस्वी यादव भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी हैं वहां पे। तो अभी तक का मामला ये है जी लालचंद। और ये तो ही आज की कार्रवाई की बात सलमान साहब, लेकिन जरा ये भी बताएं कि जो रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन का मामला है, इसमें जो जांच है, हम जानते हैं कि लालू यादव, उनके परिवार के सदस्य, राबड़ी देवी खुद, मीसा भारती, ये सब इस मामले में फंसे हुए हैं। तो ये जो मामला है जांच के तौर पर अभी तक ये मामला कहां तक पहुंचा है? देखिए, जांच तो चल ही रही है और अब सीबीआई इस मामले में क्या करती है, चार्जशीट कब तक दायर करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और जैसा कि आप जानते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली का है, वहां भी पेशी है 15 मार्च को। तो ये सारा मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जांच चल रही है कुछ मामलों की, कुछ में चार्जशीट दाखिल हुई है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल जो
यहाँ राजद है हाँ। और कार्यकर्ता हैं, उन लोगों में भीड़ इकट्ठी हो गई थी वहां जब सुबह सुबह ये खबर पहुंची, क्योंकि विधानसभा का सेशन भी चल रहा है, तो आज बैठक थी होली से पहले, कल से छुट्टी है होली की। ठीक है। तो वहां भी खबर पहुंची, तो वहां भी राजद के लोगों ने काफी प्रदर्शन वगैरह किया है। ठीक, तो स्थितियां हैं अभी। ठीक है। तो ये राजद के जो कार्यकर्ता या विपक्षी कार्यकर्ता या यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं और नेता जो हैं, बड़े नेता प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, ये हम देख रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ और मैं अब चर्चा की शुरुआत करता हूं अपने दोनों मेहमानों के साथ। आज पहले सतीश लखेड़ा जी के पास ही मैं चलता हूं, उसके बाद पीयूष जी का जवाब लूंगा। और सतीश लखेड़ा जी, आपके पास अब पहले आने का मतलब ये भी था कि अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां पर एजेंसियां जो हैं इस तरह से निशाना बना रही हैं। आप बताइए, सबसे पहले इसका जवाब दीजिए, फिर पीयूष जी के पास में जाऊंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा आप अनम्यूट करके सतीश जी। हाँ, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल, अब आ रही है, बोलिए अब जी। 9 दलों के नेताओं ने पत्र लिखा है कि हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है जी। ये कौन लोग हैं? दिखने में भले ही राजनीतिक दल हैं, इसमें केसीआर हैं जिनकी बेटी का नाम शराब घोटाले में है। फारूक अब्दुल्ला 370 के बाद किसी भी मुद्दे पे सरकार विरोध में रहते ही। ममता बनर्जी के पार्थो चटर्जी आपने देखे हैं किस तरह नोटों के गद्दे वहां मिले और किस तरह उनके भतीजे सीधे सीधे केस में आरोपित हैं। ठीक है। एनसीपी के नेताओं का, उनके तो गृह मंत्री जेल गए, उद्धव ठाकरे के संजय राउत अभी अभी बाहर आए हैं, केजरीवाल जी के दोनों मंत्री जेल में हैं, और इसके बाद तेजस्वी यादव जिनके साथ आज उनकी सरकार है, उसी पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमीन के बदले नौकरी का घोटाला खोला था। और अखिलेश यादव जी के, आजम खान से लेकर दुनिया भर के जो उनके पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे। तो ये एक ठग बंधन है, इन लोगों ने जुड़ करके एक मोर्चा बनाया है। आप इस चीज को, आप तो बहुत पारखी नजर रखते हैं, आप ये बताइए, जब राहुल गांधी पे नेशनल हेराल्ड केस था ये लोग चुप रहे, ये चुप रहे, तो आज कांग्रेस चुप है। मगर अपना लालू प्रसाद के प्रति इनकी निजी मित्रता के नाते अभी प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि एक गठबंधन भी बन रहा है। इस गठबंधन से पीड़ित इकट्ठा भी हो रहे हैं अपने को विक्टिम कार्ड खेलते हुए, और ये 24 के लिए एक मोर्चा भी बनाना चाह रहे हैं जहां सारे छत्रप प्रधानमंत्री की इच्छा लिए हुए हैं। बहरहाल ममता बनर्जी ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये स्वरूप कई रूप में है, मगर आज एक झुंड है जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठ के भ्रष्टाचार किया था। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। पीयूष जी, क्या कोशिश है? कोशिश ये है कि जो भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हो रही है, तो अब इधर एक खेमाबंदी की जाए, एक गोलबंदी की जाए ऐसे पार्टियों, ऐसे नेताओं की जो जिनके नेता आरोप में फंसे हुए हैं। क्या ये कोशिश है? इसी कोशिश में अरविंद केजरीवाल अब लगे हुए हैं? सर, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक शेर है, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ठीक है। तो वैसा ही चल रहा है इस देश में। अब सीधी सी बात यह है कि भाई मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के ऊपर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। ईडी का कन्विक्शन रेट जो है वो 0.5% है। 0.5% इसलिए है कि जहां पे रियल घोटाले हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो घोटालों में शारदा चिट फंड स्कैम में शामिल रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग जो लुई बर्जर मामले में जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डॉजियर रिलीज किया था, वो लोग शामिल रहे। तो जहां पे रियल घोटाले हो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है, तो जो शामिल हो जाते हैं वो तो फिर पूरे क्लीन हो जाते हैं। वो एक कहावत भी चल रही है आजकल, तो बीजेपी वॉशिंग मशीन और बीजेपी डिटर्जेंट पाउडर सबसे ज्यादा सफाई यही देता है। तो जब वो इतने ज्यादा, सबसे ज्यादा सफाई ये देता है, तो उनके ऊपर तो आप जांच करते नहीं हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कितनी बार जुडिशियल रिमांड सीबीआई ने हेमंत बिस्वा शर्मा की मांगी, और कितनी बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में, और कितनी बार शुभेंदु अधिकारी की मांगी, और कितनी बार पूछताछ के लिए सीबीआई या ईडी ने इन दोनों नेताओं के दरवाजे पर दस्तक दी। जबकि ये ओरिजिनल जो घोटाले हैं वहां पे हो चुके हैं। अडानी हिंडनबर्ग की हम बात कर चुके हैं। प्रथम दृष्टया देखें तो पीएमएल एक्ट के तहत मामला बनता है,
और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को जांच कमेटी गठित करना पड़ती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की इतनी प्रगाढ़ मित्रता है कि भाई उनके ऊपर तो जांच की नहीं जा सकती। अच्छा, इतना वेरिएशन यदि इंटरनेशनली हो जाए साहब, आप एक चीज समझो, शेयर के प्राइसेस में तो जमाने भर की एजेंसियां यदि यूएस और यूके में होता है शेयर मार्केट में और इतना लॉस ऑफ एक्सचेकर होता। सर मेरी बात बस 1 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा, ज्यादा समय। आपकी कुल मिलाकर के आपत्ति यही है कि आप जो है चुन करके कार्रवाई कर रहे हैं, यही है ना आपका आरोप? सिलेक्टिव मेरा ये कहना है, वेंडेटा तो है ही है, ये तो यदि मतलब अंधा भी होगा तो भी दिख जाएगा उसको। इस पर सतीश जी का मैं जवाब लूंगा, इस पर सतीश जी का जवाब लूंगा मैं। लेकिन हमारे शुरुआत में बोला था सर, एक बात बस इतना बोल रहा हूं कि आपने बोला कि बड़े बड़े नोट के गड्ढे पकड़ाए, तो मैं तो क्योंकि आम आदमी पार्टी का समर्थक हूं तो ये तो आप पैतृक गांव तक सिसोदिया जी के हुआ है साहब, कौन से नोट के गड्ढे पकड़ाए हम भी देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। हम आप समर्थक का लेबल हटा लें अपने नाम के आगे। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कुल मिलाकर के जिन्होंने चिट्ठी लिखी है सबके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस बीच में एजेंसियों ने नोटों के पहाड़ भी पकड़े हैं और आपने भी खुद वो पहाड़ नोटों का देखा होगा। तो हम कुल मिलाकर के ये व्यापक चर्चा कर रहे हैं। पीयूष जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए कोलकाता से। प्रसेनजीत दा, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप उन नोटों के पहाड़ के गवाह रहे हैं जिसकी अभी जिक्र कर रहे थे, पीयूष जी भी जिक्र कर रहे थे और हमने तो जिक्र किया ही है। लेकिन ये जो गोलबंदी है, इस गोलबंदी में ममता बनर्जी की जो हाँ ना है, इस हाँ ना को किस तरह से देखा जाए? कभी वो गोलबंदी में शामिल होती है, कभी शामिल नहीं होती है। दुविधा क्या है ममता बनर्जी की, प्रसेनजीत दा? देखिए लालचंद, मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे हमारी पैनल में जितने सारे लोग हैं ये सब सारे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और फिलहाल पिछले 3-4 दिनों में सोशल मीडिया में राहुल गांधी जी का एक छोटा सा हिस्सा काफी वायरल हो चुका है, जो रायपुर में उन्होंने बताए थे। रायपुर में उन्होंने बताए थे कि हम कश्मीर गए और देखा पहाड़ों के ऊपर और इधर उधर चारों तरफ तिरंगा लहरा है और तिरंगा किसके हाथ पर है? नौजवानों के हाथ पर है। तो मीम ये चल रहा है कि बीजेपी का स्टार कैंपेनर अभी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। यही मीम है। बिल्कुल। तो इसको मैं पकड़ते हुए बताना चाहता हूं कि शायद ये चिट्ठी, ये जो चिट्ठी वैसे 9 पार्टी नहीं 9 नेता है और 8 पार्टी है। तो ये 8 पार्टियों की जो चिट्ठी है, शायद ये बीजेपी का दूसरा सेकेंड लाइन ऑफ स्टार कैंपेनर है जिन्होंने ये बीजेपी के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा, और ये चिट्ठी उसी का एक नतीजा है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छा आपने जोड़ा स्टार कैंपेनर। इन लोगों ने ममता एग्जैक्टली, क्योंकि 2 दिन पहले जिस दिन त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की चुनाव की नतीजा निकल रहे थे, ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर ये कह रही थी कि उनकी एक यहाँ पे काफी करीबी एक लॉयर है जिनका नाम है संजय बोसु, जिसके घर पे ईडी छापे मारे थे। तो उनका ये कहना था उस दिन कि अगर त्रिपुरा में बीजेपी नहीं जीत गई होती तो संजय बोसु को पकड़ लेते। अब मान लीजिए कि एक मामूली सा लॉयर वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ईडी प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन से या होम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन से त्रिपुरा में अगर बीजेपी नहीं जीतती तो यहां पे संजय बोसु को पकड़ लेते और वो नवान्ना में बैठ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर कह रही है। तो मतलब मेरा दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है कि ये बीजेपी का स्टार कैंपेनर है, ये अपना स्टार कैंपेनर है, या ये सचमुच राजनीति समझते हैं, या राजनीति के नाम पर ये खिलवाड़ करते हैं और सिर्फ नोटों को बंडल कमाने में लगे हुए रहते हैं। लौटूंगा आपके पास और कोशिश करूंगा इस चर्चा को और आगे बढ़ाने की, लेकिन इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं एनडीएमए के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर, अभी एक इशू चल रहा है लैंड सब्सिडेंस का, सो क्या उस पे फोकस रहेगा कॉन्फ्रेंस में इसको लेके, जैसे हमने जोशीमठ में भी देखा और कश्मीर में भी देखा? ये जो कार्यक्रम है 10-11 का, इसमें सभी डिजास्टर्स पे और सभी डिजास्टर्स के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। So if you could clarify 10th and 11th, so 10th 4:30 this begins and its inaugural session is open to the media? So yes, the inaugural session starts at 4:30
4:30 after the inaugural session, after a short break, there will be ministerial roundtable, which is a closed session, which is not open. And along with the ministerial conference, there will be 2 parallel sessions happening simultaneously. मिनिस्ट्रियल सेशन में माननीय गृह मंत्री जी मंत्रियों के साथ मंत्रणा करेंगे और जो टेक्निकल सेशंस हैं वो ओपन रहेंगे. यस गौतम जी प्लीज. सर ये इनॉग्रल सेशन ओपन सेशन है. इनॉग्रल सेशन मीडिया के लिए ओपन है. जी जी सर, ये जो 19 प्री इवेंट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस पे क्या कौन सी स्टेट पे कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट को क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि एंटायर रीजन इज फ्लड एंड अर्थक्वेक प्रोन एरिया. जी, इसमें ये सब जगह किया गया है पूरे देश में. मैं पूरी कॉम्प्रिहेंसिव आपको लिस्ट तो नहीं दे पाऊंगा अभी, लेकिन मसूरी से लेके मुंबई, तिरुवनंतपुरम से लेके गुवाहाटी, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, नैनीताल, सो सब जगह. और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो गुवाहाटी में जो आयोजन हुआ उसमें इस पर चर्चा हुई. इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में रिवर इरोजन की समस्या है, उसके ऊपर एक तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. तो जो नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज हैं वो भी इसमें अच्छे से समाहित हैं. सर, जो प्रीवियस 2 इवेंट रखे गए थे 2013 और 17 में, तो उनके आउटकम्स क्या क्या आए थे और उसके और अभी जो इवेंट रखा जाएगा उसके आगे चल के हम क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में. देखिए, जो 2013 में जब पहला सत्र का आयोजन किया गया, उसकी थीम थी मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन डेवलपमेंट. और दूसरा सत्र की जो थीम थी उसमें हम कैसे आपदा प्रबंधन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ें, इसके ऊपर चर्चा हुई थी. और उससे जो निकल के आया, उसके बाद से जितने भी हमारे कार्यक्रम बने हैं, जैसे हमने हीट वेव पे काम करना शुरू किया, उसके बाद से करीब उस समय और भी उसमें काम करना शुरू किया. तो मैं डिटेल में आपको सारा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो हमारी अगले 2, 3, 4 सालों की रणनीति रहेगी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, इस मंथन से जो निकल के आएगा उसमें फीड करेगी. एनी मोर क्वेश्चन प्लीज. Yes, because this is only for the subject only. We have to focus, ना राहुल. सर, प्राइवेट सेक्टर की किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहेगी इन दोनों दिन के सत्र में? एक तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ये है कि जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, अलग अलग जो तकनीकों का विकास किया गया है, चाहे वो एनालिसिस की तकनीक हो या कंस्ट्रक्शन की तकनीक हो या अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन की तकनीक हो, वो प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा. हमने प्रदर्शनी में 100 स्टॉल्स लगाने का निश्चय किया, लेकिन डिमांड इससे भी ज़्यादा है. तो एक तो ये, और दूसरा जो अलग अलग सत्र हैं, ये सभी सत्रों में हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको सिर्फ सरकार के लोगों द्वारा संबोधित ना किया जाए. इसमें सरकार के लोग भी रहें, एकेडमिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लोग भी रहें, प्राइवेट सेक्टर के लोग रहें, एनजीओज रहें, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री के लोग रहें, मैन्युफैक्चरिंग के लोग रहें, सॉफ्टवेयर के लोग रहें. तो ये सबको साथ लेकर के बनाया गया कार्यक्रम है. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे एनडीएमए के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर, यानी कि जो जोखिम है उसको घटाने पर जो तीसरा सत्र है उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीएमए का था. लौटते हैं अपनी चर्चा पर, और वो चर्चा आज हम कर रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी नेताओं ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, 9 नेताओं ने. उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ ये गोलबंदी हो रही है. सतीश जी कुछ सवाल उठाए थे उससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, पीयूष जी ने. उन सवालों पर पहले आपका जवाब लेना चाहूंगा, जो कि पीयूष जी ने कहा कि क्यों ऐसा होता है, कि क्या सिलेक्टिव कार्रवाई होती है.
सर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, दो हाँ, क्वेश्चन, कितनी हाँ, बार बोलिए, हेमंत बोलिए। बिश्व शर्मा से पूछताछ करी है और ठीक है। कितनी बार शुभेंदु अधिकारी से पूछताछ करी है और कितनी बार जुडिशियल रिमांड की मांग की गई है सीबीआई के और ईडी के द्वारा, ठीक है। जब से भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, शामिल हुए सतीश तब जी, से। सतीश जी जवाब दीजिए। सतीश जी जरा अनम्यूट करके जवाब दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है। आम आदमी पार्टी हो या उनके शुभचिंतक हो या उनके विशेषज्ञ हो, जी एक ही लाइन है उनकी। ठीक एक तो सीबीआई ईडी पहले की तरह जिस तरह कांग्रेस कार्यालय से चलती थी वह भाजपा कार्यालय से नहीं चलती। पहली चीज, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, अगर इनका उत्पीड़न हो रहा है इसके लिए माननीय न्यायालय है। सिसोदिया जी भी न्यायालय गए थे। अभी मोदी तेरी कबर खुदेगी पूरे देश ने देखा एयरपोर्ट पे जिस दिन शोरगुल हुआ था, उस दिन अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट गए थे पवन खेड़ा, उनको भी जमानत मिली थी। जी नेशनल हेराल्ड मामले में भी जांचें हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी जी, सोनिया जी भी कोर्ट गए थे, जमानत पे हैं। इसलिए इस देश के सिस्टम पे आप भरोसा कीजिए, आप डिरेल मत कीजिए। शराब मंत्री होके आप शिक्षा मंत्री का चेहरा करेंगे कि 18 लाख बच्चे कल स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, कितना बड़ा मजाक। नहीं साहब, क्या पहली बार मेरी बात झूठ सुनो, बोल रहे थे कि आप झूठ बोल रहे थे। आजकल आप कितनी अच्छी चर्चा बीच में बोलते हैं। आज तक कांग्रेस पार्टी ने या आम आदमी पार्टी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जितने जैसे भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, सारी भाव भंगिमा बनाएंगे मगर नहीं कहेंगे कि 2% का 12% क्यों दिया, कौन रिश्तेदार थे, 144 करोड़ क्यों माफ कर दिया, बोलते। आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, सब बता चुका हूं सर, उनको बात पहले पूरी कर लेने दीजिए। अरे भाई यही दिक्कत है, इन्होंने तय कर रखा है कोई डिबेट नहीं होनी, क्योंकि मुद्दे की जड़ तक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आम आदमी जानना चाहता है, एक 600 रुपए की जो बोतल थी उस पे सरकार को 335 रुपए कमीशन मिलता था, वो 3 रुपए 78 पैसे कर दिया, और 33 रुपए जो व्यापारी का कमीशन था वो 350 से ज्यादा कर दिया। ये मोटा मोटा फंडा आपकी आबकारी नीति है। आपने, और फिर दूसरा आरोप, सबसे बड़ा आरोप है, आपने 17-18 दिन के बीच में 15 मोबाइल फोन और 4 सिम बदले। आप जवाब दीजिए क्या जरूरत थी, एक फोन खो गया, 2 फोन खो गए, 15 फोन क्यों बदले? ठीक है, इसी चीज की पड़ताल कर रही है एजेंसियां। स्पेसिफिक दबाव। ठीक है, मैं पीयूष जी आपका नजरिया लूंगा, उससे पहले जरा सलमान साहब के पास चलते हैं। सलमान साहब, एक हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की क्या दुविधा है कि दिल्ली में जब सीबीआई की कार्रवाई होती है मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बिहार में जो कार्रवाई हो रही है तो उसको लेकर के कांग्रेस जो है उसका विरोध करती है। तो ये कांग्रेस की दुविधा क्या है? कांग्रेस की दुविधा नहीं है, ये कह सकते हैं कि उसकी राजनीति है अपनी, कि जब अलायंस नहीं है उसका आप पार्टी से और एक तरह से विरोधी खेमे में ही है वो, ना अक्सर वो कहा करते हैं कि भाजपा की नंबर 2 पार्टी है, टीम भी है, और इस वजह से वो शायद विरोध नहीं करते हैं आप पार्टी का। और चूंकि यहाँ महागठबंधन है और साथ में है तेजस्वी, नया गठबंधन है और कुछ दिन देना ही है, तो इसलिए है। फिलहाल लालचंद, मैं आपको एक नई खबर देता हूँ। सीबीआई अब राबड़ी देवी उनके घर से जा चुकी है, उसने अपनी पूछताछ पूरी कर ली है, और इस मामले पर अभी बाइट भी हम आपको भेजेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीबीआई को बार बार आने की क्या जरूरत है, वो अपना कार्यालय यही बना ले। अच्छा, ये उन्होंने कहा है उन्होंने, और फिर ये कहा कि हमें ही बुला लिया करे, इतना बार बार कष्ट करने की क्या जरूरत है, और कार्यालय ही यहाँ बना ले। तो ये खबर मुझे देनी थी आपको। ठीक है, आपने जो अपडेट दिया उससे भी एक बात निकल करके आती है कि सड़क पर विरोध करना हो, चिट्ठी लिखना हो, हर चीज में एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं उसके विरोध के लिए गोलबंदी हो रही है। प्रसेनजीत दा, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि ये जो विपक्षी दलों की ये कोशिश है कि चाहे गिरफ्तारी पर सड़क, आजकल तो ये भी हम देखते हैं जब नेता गिरफ्तार होते हैं तो बड़े शान से गिरफ्तारी देते हैं, लाव लश्कर सजा करके गिरफ्तारी देते हैं, और उसके बाद जो ये कोशिश होती है चिट्ठी लिख करके और दबाव बनाने की, क्या ऐसा प्रसेनजीत दा आपने लंबे समय तक राजनीति को देखी है, क्या ऐसा लग रहा है कि पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है लेकिन उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं?
देखिए, जैसे सतीश जी कह रहे थे कि पवन खेरा जी को जो पकड़ा गया था उनको कोर्ट के सामने बेल मिल गया, जमानत मिल गया। तो ऐसा तो नहीं है कि जो जुडिशियरी है वो काम पर नहीं है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, वो किरण रिजिजू के घर से या ऑफिस से काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। जो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ये अभी बात मैं सुन रहा था, तो क्या इन्होंने, जिन लोगों ने ये सब बात कह रहे थे, को क्यों नहीं अदालत में जाके शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ या सीबीआई के खिलाफ या ईडी के खिलाफ ये आरजी नहीं लगा देता है कि आप शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? वो करते नहीं है। लेकिन जब हम लोग टीवी डिबेट करते हैं वहां पे आरोप लगाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, आप जानते हैं हमारे यहाँ पे अनुव्रत मंडल बोल के एक तृणमूल की काफी बड़ा चौड़ा नेता पिछले कई महीनों से अटका हुआ है और ईडी उनको दिल्ली ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये कोशिश में जिस तरह से एक मामूली सा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिन सज्जनों ने आपके सामने ये सब बात कह रहे थे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, एक मामूली सा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिस तरह की वकीलों को उन्होंने लोअर कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट तक, राउज एवेन्यू कोर्ट तक लगाया है, उन लोगों की एक दिन का अपीयरेंस की फीस क्या है? और एक मामूली सा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास इतना पैसा दिल्ली जाने से अपने आप को रोकने के लिए कहां से आता है? और इसके खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई हो जाता है ईडी सीबीआई का, तो आप चिट्ठी लिखो, चिट्ठी आपका लिखने का पूरी अधिकार है, आपके पास पेन और पेपर है, आप चिट्ठी लिखो, कोई नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बीजेपी का सेकंड राउंड ऑफ जो कैंपेन है वो शुरू कर दिया। आपने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को जोड़ा है, राहुल गांधी के मेमे से लेकर के और इन चीजों को। आ रहा हूं पीयूष जी, आ रहा हूं। उसके पहले सतीश जी भी कुछ बात रखना चाहते थे, उनकी बात ले लेते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था, जो ये 24 को लेकर एक गठबंधन बनाने की दुविधा में भी चल रहे हैं, अपना अस्तित्व भी बचा रहे हैं, और अपनी जांच जो चल रही है उसमें विक्टिम कार्ड खेल के इसके राजनीतिक मुद्दा देना चाह रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों के साथ केरल में विरोध में है, वहां हर मुद्दे पे वो आमने सामने रहते हैं। अगर त्रिपुरा के किसी वामपंथी पे कोई पीड़ा होगी तो चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे हुए, वहां उस तरह की उनका रिश्ता है। तो इसलिए विपक्ष अपनी स्थितियां स्पष्ट बंगाल में भी सतीश जी, बंगाल में भी सागर दिघी वाला बाइपोल में इन दोनों ने एक साथ लड़े थे और दोनों ही अपना गुलाल उड़ाकर सेलिब्रेट किए थे वहां पे कांग्रेस कैंडिडेट जीतने का। नहीं, बहुत शानदार जानकारी दी आपने। और इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले तक जिस तरह तृणमूल और कांग्रेस आपस में बहुत अच्छे थे, या आम आदमी पार्टी और इनका आपस में था, मगर नेशनल हेराल्ड के बाद जिस तरह दूरियां हुई हैं, तो एक अलग किस्म का कई इच्छाधारी प्रधानमंत्री के इस देश में उगाए हैं। तो पीयूष जी का जवाब ले लेते हैं। पीयूष जी बताइए। देखिए, मेरा सिर्फ बाकी सब चीजों पर अलग अलग नजरिया होता है, लेकिन चिट्ठी लिखने वक्त सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो दूसरे एवेन्यू की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लाइन के स्टार कैंपेनर्स 9 दलों के मुख्यमंत्री हो, तो प्रसेनजीत दा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है करने की। उन्होंने जिस प्रकार से एक तरफा रिपोर्टिंग की है तो साफ ही सामने आ रहा है कि वो बात एक तरफा रिपोर्टिंग की नहीं है, बात एक तरफा रिपोर्ट। आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। नहीं, ये आरोप जो है, ये आरोप लगाना आसान है, आरोप लगाना आसान है। सर, आप रिपोर्टिंग देख लो साहब, क्या बात कर रहे हो? आरोप लगाना आसान है पीयूष जी, लेकिन पानी जैसा साफ है सर, लेकिन तथ्य को आप नहीं झुठला सकते, तथ्य को नहीं झुठला सकते। चलिए तथ्यों के ऊपर बात करते हैं। सतीश जी ने इतनी बार डिबेट करी कि क्यों हुआ, क्या हुआ, फिक्स लाइसेंसिंग से लेके एलजी का इलीगल इंटरवेंशन से लेके, जिसकी वजह से नंबर ऑफ बैंड्स। ये देखिए, इलीगल इंटरवेंशन, ये जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरवेंशन है एलजी का जो इंटरवेंशन है, पुलिस, लैंड, अदालत है ना, के अलावा अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय, जब तक नया निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है तब तक तो पुराने निर्णय के हिसाब से ही चलेंगे ना। तो पुराने निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके हिसाब से ये लीगल इंटरवेंशन है। तो वो सब चीजों पे हम डिबेट कर चुके हैं, सब चीजों की बात हर बार जवाब दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी के आप समर्थक हैं पीयूष जी। मैं एक बात बोल करके बहस को खत्म करता हूं, हम लोग फिर मिलते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, लेकिन एक बात बोल करके मैं जरूर ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के समर्थक होने के नाते अभी आपको आरोप लगाना नहीं बल्कि आरोपों का जवाब देना है, क्योंकि आरोपों से मेरी पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक स्तर पे भी हो रहा है और अदालती स्तर पे भी हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी जुड़ने के लिए, सतीश जी जुड़ने के लिए, और साथ में प्रसेनजीत दा और सलमान साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
तो ये हमारी चर्चा थी कि किस तरह से गोलबंदी हो रही है, तमाम मतभेद भी हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ गोलबंदी है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों पर चर्चा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. स्वागत है ब्रेक के बाद। आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम इस वक्त में बढ़ रहे हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर जो है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश को युवाओं को मिलेगा योगी सरकार का खास तोहफा। 2 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार, और ये खुद सीएम ने ऐलान किया है कि सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार का किया ऐलान। अगले 3-4 साल में 2 करोड़ से भी अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान किया है। लखनऊ कौशल महोत्सव था, जहां के समापन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यह बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कौशल का विकास करके राज्य देश की अर्थव्यवस्था में विकास के इंजन के रूप में काम कर सकता है। सीएम योगी ने यह बात कही है। युवा को पलायन नहीं करना पड़ेगा, उसे उसके गांव और उसके जिले में ही रोजगार प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खास तौर पर सीएम बात कह रहे हैं। ये पीएम मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन की भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। हमारी सरकार एक परिवार एक पहचान पत्र शुरू करने जा रही है। इससे प्रदेश के हर परिवार की मैपिंग होगी, और इस मैपिंग का इस्तेमाल क्या होगा कि एक क्लिक पर जान लेंगे कि शासन की कौन सी योजना और रोजगार किस परिवार को नहीं मिला है, और फिर उसे वो उपलब्ध कराएंगे। पिछले 6 वर्षों में योगी सरकार ने 16 लाख युवाओं को दी है स्किल ट्रेनिंग। देश का ग्रोथ इंजन बनेगा उत्तर प्रदेश। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद जुड़ेंगे अपने संवाददाता से। जब राष्ट्रीय कौशल मिशन की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, लोगों को लगता था ये क्या कर पाएगा, ये मिशन क्या कर पाएगा। आज करोड़ों नौजवानों की भावनाओं को इस मिशन ने एक उड़ान दी है, उसे एक पहचान दी है, उसे एक मंच दिया है। पहली बार लगा है, इस बात का एहसास हुआ है कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का आपसी समन्वय कैसे उस युवा को नया अवसर प्रदान करता है। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। आशुतोष, सबसे पहली बात तो कि बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, जिस तरह से खुद सीएम ने ऐलान किया है कि अगले 3-4 साल के अंदर ही 2 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए लालचंद, ये प्रयास जो है हम कहें तो पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और केंद्र सरकार की भी मंशा के अनुकूल यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो और चाहे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना हो या फिर श्रम मंत्रालय के विभिन्न विभाग हों, वहां से इस बात को लेकर के शुरू किया गया था कि अधिक से अधिक युवाओं को एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट का काम की दिया जाए जिससे कि वो अपना रोजगार स्वतः जो है खुद ढूंढ सके, खुद केवल रोजगार न ही प्राप्त करें बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने लायक बनाया जा सके। तो इस तरह से जैसा आपने भी बताया कि करीब जो है 16 लाख जो है युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का काम किया गया था जा चुका है और आने वाले दिनों में भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चल रहे हैं। लालचंद, यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि जब
कोविड महामारी आई थी, उस वक्त तमाम सारे प्रवासी उत्तर प्रदेश के जो थे वो लौट करके अपने गांव में आए थे। सरकार को तभी इस बात की कहीं न कहीं और जागरूकता हुई थी कि ये गांव से गए लोग जो लौट करके आए थे वो भी अगर चाहते थे, वो भी ये चाहते थे कि उनके गांव, घर, नगर के आसपास ही उनको रोजगार के अगर अवसर मिले तो बाहरी जगहों पर जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ी बाधा यही थी कि सभी लोगों के पास स्किल डेवलपमेंट का जो है अनुभव नहीं था और इसीलिए स्किल मैपिंग कराया सरकार ने। स्किल मैपिंग के बाद जो है लक्ष्य करके जो है युवाओं को जो है स्किल डेवलपमेंट का लगातार कार्य किया जा रहा है और यह निश्चित रूप से जब सरकार की तमाम अन्य योजनाएं चल रही हैं जिसमें ऋण लेने की व्यवस्था जो है सुगम तरीके से की जा रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही है तो इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। लालचंद। आशुतोष, जिस तरह से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, क्या इसके पीछे वो ताकत भी है कि अभी हाल में जिस तरह से निवेशक सम्मेलन में बम्पर निवेश को लेकर के सफलता मिली थी उत्तर प्रदेश को, इसी आधार पर, इसी विश्वास, आत्मविश्वास के साथ उसी आधार पर यह बात कही जा रही है कि 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल जाएंगे? लालचंद, बिल्कुल इसके पीछे जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो निवेश के तमाम सारे मसौदे आए हैं, प्रस्ताव आए हैं, उनको अगर वो उनमें से वो सारी चीजें आकार लेंगी तो उनके आकार लेने के बाद उसमें तमाम सारे वर्करों की आवश्यकता होगी। वो वर्कर किस तरह के चाहिए, ITI पास होने चाहिए, पॉलिटेक्निक पास होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट उनका किस तरह से होगा, उन सारी चीजों को लक्ष्य करके जो है उनके स्किल डेवलपमेंट का बाकी काम किया जा रहा है। और इसके पीछे मंशा यही है कि जब वो निवेशक अपने उद्यम लेकर के यहाँ पर आए तो उनको अपने लिए जो है काम करने वालों को बाहर से कहीं न लाना पड़े, बल्कि जो है वो यहीं से उनके पास जो है इंतजाम हो जाए। और उत्तर प्रदेश के युवा जब रोजगार पाएंगे, उद्योग लगेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो समानुपात बनेगा, ये उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ इंजन कही जा रही है बात, वो देश का ग्रोथ इंजन निश्चित रूप से बनेगा। लालचंद, एक और खास बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि परिवारों की मैपिंग होगी और एक क्लिक में ये जान लेंगे कि किस परिवार को योजना का या रोजगार का लाभ नहीं मिला है। यहां पर मैं नहीं पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अभी तक सरकारें ये देखती थी कि किसको मिला है, बल्कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब हम ये देखेंगे कि किसको नहीं मिला है और उसको उपलब्ध कराएंगे। ये बहुत बड़ी बात। देखिए लालचंद, ये सर्वविदित है कि जितनी अधिक टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे उतना अधिक जो है सही और सटीक तथ्यों की तरफ पहुंचेंगे। जब हम जो है इस तरह से मैपिंग की जाएगी, सरकार मैपिंग करेगी कि हमारी सरकार की योजनाओं कहां तक पहुंची, कौन सी योजना किसके लिए पहुंची और कौन उससे वंचित रह गया है, तो जो वंचित तबका है उसके लिए सरकार को योजना बनाने में, उनको विशेष रूप से उसका लाभ दिए जाने में कहीं न कहीं सहायक होगा। लालचंद, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़े थे और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के युवाओं को बम्पर रोजगार देने का खुद सीएम ने ऐलान किया है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और अब हम रुख करने वाले हैं पूर्वोत्तर का, जहां पर हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे 3 राज्यों में से, और उन 3 में से 2 राज्यों में कल नई सरकार शपथ ग्रहण कर रही है। तो पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड में कल होगा नई सरकारों का शपथ ग्रहण समारोह और ऐसी संभावना है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, वो मौजूद रह सकते हैं। दोनों राज्यों की खास बात यह है कि अनेक दलों ने सरकार, बनने वाली सरकार को समर्थन दे दिया है और बहुत ही कम दल बच गए विपक्ष में, नागालैंड में भी और मेघालय में भी। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे और 2 मार्च को नतीजे आए थे और उसके बाद ये सरकार का गठन हो रहा है। तीनों राज्यों की एक खास बात कि सत्ताधारी पार्टियों की ही वापसी हुई वहां पर, और बीजेपी के नेतृत्व वाला जो एनडीए है वो फिर से लोगों की पसंद बना है। लंबे समय तक कई बुनियादी सुविधाओं से दूर रहे पूर्वोत्तर के राज्यों ने अब पहचान ली है विकास की राजनीति। यही संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अब तक पीएम के तौर पर 50 से भी अधिक बार पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा कर चुके हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट पर रहा है खासा जोर, और विकास पर तो भरपूर फोकस रहा ही है। विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता
हाल ही में उत्तर पूर्व से लौट कर आए हैं, चुनाव की कवरेज पर भी गए थे और वैसे भी पूर्वोत्तर में जाकर के वहां के हालात लेते रहते हैं। विशाल, सबसे एक जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जिस तरह का नतीजा आया है, तीनों राज्यों में वापसी हुई है, एनडीए वहां और मजबूत बनकर के ही निकला है। क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पूर्वोत्तर के इन राज्यों ने विकास की राजनीति को समझ लिया है जिसकी जरूरत थी वहां पर? जी लालचंद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास का मॉडल का जो चेहरा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम खास तौर से नागालैंड और मेघालय की अगर हम बात करें तो नागालैंड में अब कोई विपक्ष नहीं है, सभी लोगों ने सरकार को अपना समर्थन दे दिया है। हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में कांग्रेस और टीएमसी को छोड़कर सब लोगों ने, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट्स, यानी कि जो तमाम रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने मेघालय सरकार को सपोर्ट कर दिया, कॉमरेड संघमा सरकार को, और बीजेपी उसमें शामिल है। बीजेपी के सहयोग के बिना नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी डेवलपमेंट को लेकर पैसा आता है वो केंद्र से आता है और उसके लिए चाहिए होता है एक विजन। एक बात मैं और कहना चाहूंगा लालचंद कि अगर हम मेघालय और नागालैंड की हम बात करते हैं, खास तौर पर जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, 75 से 80% उनकी आबादी क्रिश्चियंस की है, जो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता था, ऐसा कांग्रेस दावा करती थी। लेकिन अब वो उनकी तरफ से पूरी तरह से शिफ्ट होके वो चला गया है बीजेपी के खाते में। अगर हम नागालैंड की बात करें खास तौर पर तो क्योंकि वहां पर कांग्रेस अभी खाता भी नहीं खोल पाई है। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय के अंदर कांग्रेस ने 5 साल सरकार बनाई और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी 21 सीटें हासिल की थी उन्होंने पिछले चुनाव में और 28.5% वोट हासिल किया। बावजूद इसके वो सरकार नहीं बना पाए और रीजनल पार्टीज जैसे एनपीपी, यूडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई और इस बार भी वही अलायंस रिपीट हुआ है। यहां तक कि इंडिपेंडेंट्स ने भी एनपीपी सरकार को अपना समर्थन दिया है। एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि ये दो राज्यों पर जिस पर कि जहां कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, हो सकता है प्रधानमंत्री खुद जाए, ये जो ज्यादातर दलों ने समर्थन दिया है, क्या इसके पीछे ये भावना है कि पूर्वोत्तर जो विकास से कई मायनों में अछूता रहा, कई पहलुओं पर अछूता रहा, उसका मिलजुल करके सभी लोग विकास करेंगे? क्या ये भावना मुख्य तौर पर ज्यादातर दलों के अंदर है? जी देखिए, ये भावना ना सिर्फ ज़्यादातर दलों के अंदर है बल्कि आम लोगों में भी है। और हम विकास की बात करते हैं तो विकास बिना सुरक्षा के नहीं हो सकता, बिना लॉ एंड ऑर्डर के नहीं हो सकता। और लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से मेंटेन किया है मोदी सरकार ने, खास तौर से पूर्वोत्तर में, वो काबिल तारीफ है। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड का इस तरह से परेशानी थी कि उसका असर मणिपुर में भी देखने को मिलता था। और मणिपुर के 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें सेनापति और उखरूल थे, जहां पर नागा डोमिनेटेड कम्युनिटीज रहती थी और वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा देते थे। 40-40, 50-50 दिन का इकोनॉमिक ब्लॉकेड होता था और लोग काफी परेशान होते थे। तो ये मोदी सरकार के विजन का नतीजा है कि उन्होंने अगर डेवलपमेंट का परिकल्पना भी की तो बिना शांति के वो नहीं हो सकता। और यही वजह है कि शांति वहां पर लौटी है और तभी विकास वहां पर लौटा है। इसलिए बार बार कहा जाता है रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज और हाईवे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये विकास का जो मॉडल है वो पूर्वोत्तर में काफी एक्सेप्ट किया जा रहा है, आम जन में ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, शांति और विकास, इन दो रास्तों पर बिल्कुल पूर्वोत्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 3 राज्यों के नतीजे भी यही कहते हैं और 2 राज्यों में जो कल नई सरकार बन रही है उससे भी यही संकेत मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब जो हम रुख करने वाले हैं वो पड़ोसी देश पाकिस्तान का रुख करने वाले हैं, क्योंकि वहां कुछ नया हुआ है। नया ये हुआ है कि सियासी संकट और गहरा गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इमरान खान के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इमरान के समर्थक उनके घर पर डेरा डाले हुए हैं और इमरान खान अपनी खुद की हत्या का अंदेशा जता रहे हैं। इमरान खान पर दरअसल एंटी टेररिज्म कोर्ट में दर्जनों मामले लंबित हैं और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इमरान के समर्थक सरकार को लाइन क्रॉस नहीं करने की धमकी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जान जाने का खौफ है और गिरफ्तारी से उनको बचा रहे हैं इमरान खान को। उधर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की अपील डाल दी है। इमरान खान को अंदेशा है कि कहीं बेनजीर भुट्टो की तरह
उनकी भी कभी भी हत्या हो सकती है। पूरी दुनिया से इस बीच कोई आर्थिक मदद मिल नहीं रहा। ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार में शामिल जो पीपीपी है उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, यानी सरकार के अंदर शामिल दलों में फूट पड़ रही है। पार्टी के नेता और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने साफ कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो वो सरकार से बाहर भी निकल सकते हैं। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों को पता है कि तहरीक तालिबान की चुनौती तो है ही, जनता के ऊपर महंगाई की मार भी है, तो ऐसे में अलोकप्रियता हाथ लगेगी। आज भी बलूचिस्तान के बोलन में ताज़ा आत्मघाती बम धमाके में 9 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। ऐसी हालत में जनता के बीच चुनाव में जाना तो मुश्किल होगा। यही वजह है कि सरकार में शामिल पार्टियां भी अब अलग दिखना चाहती हैं और अलग रुख दिखा रही हैं। तो बिलावल भुट्टो का जो बयान है उसको इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, उनके नज़रिए से और देखते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। विनोद जी, सबसे पहली बात तो यही, इमरान खान पर पहले चर्चा कर लेते हैं। क्या सीन है? क्या गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है? और क्या जो इमरान समर्थक और इमरान कह रहे हैं कि भाई कहीं बेनजीर की तरह हमारी हत्या ना हो जाए, ये कार्ड काम आएगा गिरफ्तारी से बचने के लिए? लालचंद जी, अगर आप देखें जो अपनी अभी रिपोर्ट आप पढ़ रहे थे कि पूरे पाकिस्तान को ये सियासी हुक्मरानों से लेकर सियासी दलों ने किस तरह से एक मजाक बनाया हुआ है जी। अभी तुरंत ताज़ा जो कोर्ट की तरफ से एक ये आया है कि इमरान खान का जो बेल एप्लीकेशन था तो उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। यानी पोसा खाना मामले में इमरान खान को जेल जाना तय हो गया है। दूसरा जो एंटी टेररिज्म के कोर्ट के इस तरह से लगभग 74 ऐसे मामले हैं जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी को लेके ही वहाँ पुलिस पहुंची हुई है और जहाँ सारे लोग जो उनके समर्थक हैं वो धरना दे के बैठे हुए हैं और लोग उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ की सरकार ये लाइन क्रॉस करेगी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। ये पाकिस्तान के सूरत हाल है। अब आप एक दो केस को देखिए कि किस तरह की चीजें वहां पे हो रही है। पोसा खाना मामला यही है कि इमरान खान प्रधानमंत्री रहते हुए जो उनको गिफ्ट मिला था उस गिफ्ट को उन्होंने बाजार में बेचा और अपने फायदे के लिए रख लिया। ये आरोप उनके बीबी जो मुसरा बीबी है उन पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने जो कॉस्टली सामानें थी जो गिफ्ट में मिला था विदेशों से प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान को, उस सामान को अपने पर्सनल यूज में उसको यूज कर लिया था। अब ये सारी स्थिति में इमरान खान इस तरह से फंसे हुए हैं कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी का मामला उठाया और उन्होंने कहा कि मेरी हत्या बेनजीर भुट्टो की तरह ही हो सकती है क्योंकि ये पाकिस्तान की हालत है। अगर मुझे कोर्ट में बार बार सम्मन किया गया और कोर्ट में अगर मैं पहुंच रहा हूं तो वहां किसी भी वक्त मेरी हत्या हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहले तय करे कि हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था पुख्ता और चुस्त व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि उनको पता है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो किस तरह से पूरे पाकिस्तान की इंतजाम जो है प्रशासन को किस तरह से घुटने पे लगा दिया है जी। तो ये हालत पाकिस्तान को बनाया किसने है? ठीक है, खुद इमरान खान तालिबान खान के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल। और अगर उनको आज तालिबान से और उस तरीके तालिबान पाकिस्तान से खतरा लग रहा है तो डेफिनेटली ये कहा जाएगा कि सियासत में एक यूज एंड थ्रो का जो है वो पाकिस्तान में चाहे वो आर्मी की फौज की तरफ से हो या मिलिटेंट आउटफिट की तरफ से हो या सियासी लीडर, हर एक दूसरे को इसी तरह से पिछले 70-75 साल से करते रहे। और जो यूज एंड थ्रो की जो आप बात कर रहे हैं, कहीं बिलावल भी तो वही नहीं कर रहे हैं कि चुनाव तो होना ही है क्योंकि कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान में चुनाव अगर शेड्यूल के हिसाब से होते हैं, तो क्या ये बिलावल भी कुछ महीने सरकार में रह करके उन्होंने मजा ले लिया और अब वो कह रहे हैं कि भाई हम निकल जाएंगे बाहर? वो भी यूज एंड थ्रो ही कर रहे हैं शहबाज शरीफ को? क्या यही बात लालचंद जी, देखिए कितना मजाक कर रहे हैं ये लोग। आज इमरान खान को पता है कि जनरल बाजवा ने उनको सत्ता से बाहर किया था, तो आज अगर दूसरे जनरल उस पे वहां आ गए हैं तो वो इमरान खान कल प्रस्ताव जनरल के पास भेज रहे हैं कि अगर उन्हें वक्त दिया जाए तो हम आर्मी के फौज के जो चीफ हैं जनरल हैं उनको अपनी बात कहेंगे और हम चाहेंगे कि फौज के साथ मिलकर जो पाकिस्तान की हालत है उसको सुधारने के लिए एक नई पहल करेंगे। मीन्स कि उनको पता है कि बगैर फौज के समर्थन के वो सत्ता में वापसी उनकी नहीं हो सकती है या उनपे जो चारों बगल से जो तलवारें लटक रही है अरेस्टिंग की, वो भी शायद फौज के कहने से उनको थोड़ी देर के लिए अरेस्टिंग रुक सकती है। तो ये सीधे सीधे सवाल तो बनता है कि आखिर पाकिस्तान को चला कौन रहा है? चलाने वाला शहबाज शरीफ हाँफ रहा है कि दुनिया के किसी देश से उसको कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है।
जी। अभी आईएमएफ ने कई शर्तें लगा के, अभी आप देखिए कि पाकिस्तान की जनता अब जो महंगाई से हकलान है, एक एक चीजें पे आईएमएफ के शर्तों के हिसाब से चीजें के दाम बढ़ाए गए हैं। लोगों की पहुंच से जो छोटी मोटी चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, वो भी दूर हो गई हैं। और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जो 2 करोड़ बाढ़ पीड़ित लोग हैं, अगर उनको तुरंत मदद नहीं पहुंचाया गया तो हम इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो सीधा सीधी मतलब है कि बिलावल भुट्टो जानते हैं कि शहबाज शरीफ सरकार को फेल होना है और इस फेल होने का वो ठिकरा अपने पड़ में सरकार में रहते हुए नहीं लेंगे। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि हम कभी भी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये तो एक चुनाव जीतने और यूज एंड थ्रो की बात जो आपने कही है वो सियासत है, लेकिन सियासत जो पाकिस्तान की है उसमें असली प्रॉब्लम फौज का और तहरीक तालिबान का है। बिल्कुल। जिस फौज ने तहरीक तालिबान को बनाया, आज वही तहरीक तालिबान जो है फौज को आंख दिखा रहा है, लेकिन फौज के पास में वो फंड नहीं है जो वो तहरीक तालिबान के खिलाफ में वो कार्रवाई करते हुए दिखे। और शहबाज शरीफ के लिए सामने में प्रायोरिटी ये है कि जो इंटरनेशनल फंड वाले लोग हैं, चाहे वो इंटरनेशनल आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईडीबीआई हो, ये सारी चीजों से, चाइना हो, इन जगहों से वो कम से कम फंड मैनेज करें जो पाकिस्तान को एक डिफॉल्टर नेशन से कम बाहर करे। लेकिन ऐसा होते हुए इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सियासी घमासान जो है वो पाकिस्तान के आर्थिक संकट को कई गुना बढ़ा दिया है। लालचंद जी, और सारे संकट जो हैं उसके यही हैं कि बीज और जड़ ये तो पहले से वहाँ पर मौजूद हैं ही, और उसके बाद से उसी का फल पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये इमरान की गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो क्या पाकिस्तान में व्यवस्था पटरी से उतरने का अंदेशा है, विनोद जी? लाल जी, आपने देखा होगा कि इमरान खान ने पिछले महीने जो मार्च निकाले थे लाहौर से इस्लामाबाद का, आपने देखा होगा कि इसमें गोली भी चली थी, इमरान खान खुद घायल भी हुए थे, कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई थी, हिंसा की घटनाएं हुई थी कि इमरान खान को पता है कि जनता आवाम जिस तरह से पाकिस्तान में बेहाल है, वो किसी भी इस तरह के सपोर्ट करने के लिए जनता सामने में निकलेगी। और इमरान खान इसको अपना सपोर्ट मानते हैं। उनको ये बात लग रहा है कि ये सीधे सीधे फौज ने, खास करके बाजवा ने, जनरल बाजवा ने उनको सत्ता से बाहर किया है। लेकिन ये भी तय है कि ये सारे लोग जो शहबाज शरीफ, पीपीपी और बाकी जमात इस्लामी की मिलके जो शहबाज शरीफ को समर्थन दे रहे थे, उनको भी ये अब डर सताने लगा है कि इस महंगाई के मारी हुई जनता जो है वो कहीं इमरान खान के साथ हो लिया तो उनका राजनीतिक एग्जिस्टेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और इस सूरत में आप देखते हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो निश्चित रूप से वहां गृह युद्ध की आशंका बनती है। और जो भीड़ आप देख रहे हैं कि इमरान खान के घर पे पिछले 24 घंटे से हजारों हजार कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, वो एक तरह से गवर्नमेंट को, वहां पे कोर्ट को एक मैसेज देने रहा है कि वो हम किसी भी रूप में इस गिरफ्तारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़क पे वो उतरेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जाता है आने वाले दिनों में, लेकिन वहाँ कम से कम लोकतंत्र सुरक्षित रहे, वहाँ की जनता सुरक्षित रहे, ये हम सभी कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, कल फिर लेकर हाजिर होंगे इसी वक्त कार्यक्रम। इस वक्त पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।